नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जो सदियों से अरब सागर की लहरों के नीचे दबा हुआ था। मतलब एक ऐसी शानदार पौराणिक नगरी जिसे हम सब लंबे समय तक सिर्फ एक कहानी या माइथोलॉजी मानते आ रहे थे। लेकिन क्या वो वाकई सिर्फ एक कहानी थी? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इतिहास और विज्ञान की इस जबरदस्त यात्रा को शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 से, जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के ढाबड़ी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। उन्होंने पानी में करीब 130 फीट नीचे गोता लगाया। अब समुद्र के नीचे वैसे भी काफी घोप अंधेरा और सन्नाटा होता है ना, लेकिन उस दिन उस सन्नाटे के बीच उन्होंने जो कुछ भी देखा उसने सच में उनके होश उड़ा दिए। ये एक ऐसी खोज थी जो हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से पलटने वाली थी। इतने गहरे पानी में जो दिखा, उसके बाद वो बिना कोई देरी किए तुरंत सतह पर वापस आ गए। ठंडे पानी की वजह से वो बुरी तरह कांप रहे थे, सांसें एकदम फूली भी थीं। उन्होंने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया। कुछ सेकंड घंटी बजी और फिर घबराई हुई आवाज़ों के बीच उन आर्कियोलॉजिस्ट ने बिना रुके वो सब कुछ कह डाला जो उन्होंने उन गहराइयों में देखा था। और दूसरी तरफ बॉस के हाथ से रिसीवर ही छूट गया। लिटरली वो इतने हैरान थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सोचने वाली बात है ना, आखिर ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने उस गहरे पानी में। अब जो चीज इस खोज को सबसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि उस टीम को वहां कोई मामूली चट्टाने या मलबे का ढेर नहीं मिला था। उन्होंने समुद्र के फर्श पर एक पूरी की पूरी भव्य नगरी देखी थी। जी हां, ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे, पत्थरों पर की गई बेहद बारीक नक्काशी और एकदम वेल प्लान्ड सड़कें। एक ऐसा विशाल और सुव्यवस्थित शहरी ढांचा जो ईमानदारी से कहूं तो आज के हमारे मॉडर्न शहरों को भी पीछे छोड़ दे। ये कोई प्राकृतिक संरचना तो बिल्कुल नहीं थी। यह साफ तौर पर इंसानों का बनाया हुआ एक मास्टरपीस था। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी भव्य नगरी जिसे इतनी परफेक्शन के साथ डिजाइन किया गया था, वो आखिर अरब सागर के बिल्कुल तल में पहुंची कैसे? इस मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए ना हमें कुछ देर के लिए विज्ञान को साइड में रखना होगा और अपने प्राचीन पौराणिक ग्रंथों की तरफ चलना होगा, ये समझने के लिए कि इस शहर के जन्म की असल कहानी क्या थी। ग्रंथों की माने तो ये कहानी शुरू होती है मथुरा से। कंस के वध के बाद बदले की आग में जलते हुए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार भयंकर आक्रमण किए। इन लगातार हमलों ने मथुरा की प्रजा का जीना एकदम मुहाल कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को इस रोज-रोज की तबाही से हर हाल में बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया। अपनी पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर सीधे समुद्र के तट पर एक नई जगह बसने का फैसला किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर श्री कृष्ण ने समुद्र देव की घोर उपासना की और उनकी इस पूजा से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें एक बहुत बड़ा उपहार दिया। समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच 12 योजन जमीन। अब अगर इस 12 योजन का आज के हिसाब से गणित लगाया जाए ना, तो ये करीब 153.6 किलोमीटर बैठता है। फिर क्या था, इस विशाल जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने अपने ही हाथों से एक बेहद खूबसूरत सोने की तरह चमकने वाली नगरी का निर्माण किया। तालाबों, महलों और बगीचों से सजी इसी नगरी को आज हम द्वारका के नाम से जानते हैं। कुछ समय तक तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। द्वारका नगरी अपने पूरे वैभव पर थी और प्रजा बहुत सुखी थी। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, महाभारत का विनाशकारी युद्ध। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में बहुत कुछ तबाह हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इसी भयंकर युद्ध के दौरान वो बीज भी बो दिए गए जो आगे चलकर इस सुनहरी नगरी के पूरी तरह से खत्म होने का कारण बनने वाले थे। और ये बात बहुत ही साफ तरीके से दर्शाती है कि द्वारका का पतन कितनी सटीकता से लिखा जा चुका था। यहां एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग श्राप एक साथ काम कर रहे थे। एक तरफ था माता गांधारी का श्राप, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों के शव देखकर गहरे दुख में श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि ठीक 36 साल बाद तुम्हारा यादव वंश भी इसी तरह आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ कुछ ऋषि मुनियों का श्राप। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक मजाक के जरिए उन्हें इतना क्रोधित कर दिया कि ऋषियों ने श्राप दे डाला कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो उनके पूरे वंश को मिटाकर रख देगा। अब इस श्रापित मूसल की कहानी सुनिए। ये किसी अजीब और खतरनाक चेन रिएक्शन जैसी थी। जब उस लोहे के मूसल का जन्म हुआ तो राजा उग्रसेन ने घबराकर उसे पीसकर उसका चूरा समुद्र में फेंकवा दिया।
उन्हें लगा कि चलो खतरा टल गया, लेकिन नियति का खेल तो देखिए। उस चूरे को एक मछली ने निगल लिया। बाद में वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी और उस मछली के पेट से निकले उसी लोहे के टुकड़े को एक शिकारी ने अपने तीर का नुकीला और जहरीला हिस्सा बना लिया। मतलब श्राप का हर एक हिस्सा बिल्कुल अपनी जगह पर सेट हो रहा था। समय का पहिया घुमा और 36 साल बीत गए। माता गांधारी के श्राप का समय अब आ चुका था। जो यादव वंश कभी अपनी गजब की एकता और शक्ति के लिए जाना जाता था ना, वो अब पूरी तरह से नशे की लत और आपसी अहंकार में डूब चुका था। उनके बीच एक भयंकर गृहयुद्ध छिड़ गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि भाई ने भाई को मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अंदर ही अंदर वो पूरा का पूरा शक्तिशाली राजवंश अपने ही हाथों समाप्त हो गया। अपनी पूरे परिवार और वंश को इस तरह खत्म होते देख श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए। वे अकेले ही जंगलों की तरफ निकल गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगे। और ठीक उसी वक्त भाग्य ने अपना आखिरी पासा फेंका। वही शिकारी जिसके पास मूसल के टुकड़े से बना वो जहरीला तीर था, वहां आ पहुंचा। उसने दूर से विश्राम करते हुए श्री कृष्ण के पैर को देखा और उसे गलती से एक हिरण समझ बैठा। बिना कुछ सोचे समझे उसने वो तीर चला दिया। बस एक बेहद दुखद गलती फहमी और एक पूरे युग का उसी क्षण अंत हो गया। इस पूरी पौराणिक घटना का क्लाइमैक्स वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। श्री कृष्ण के इस संसार से जाते ही अर्जुन द्वारका पहुंचे। उन्होंने जो मंजर देखा वो बहुत भयानक था। उन्होंने किसी तरह बचे हुए कुछ लोगों को वहां से बाहर निकाला और उनके वहां से निकलते ही पूरी द्वारिका नगरी आग की लपटों में घिर गई। अंत में समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया और अपनी दी हुई वो विशाल जमीन वापस ले ली। वो महान, वो खूबसूरत शहर हमेशा हमेशा के लिए खारे पानी की लहरों में समा गया। खैर, अब एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या ये सब सिर्फ एक बेहतरीन महाकाव्य की कल्पना है? क्या ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं? या फिर आज का हमारा आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी इस पौराणिक कथा को सच साबित करते हैं? तो चलिए वापस आज के समय में लौटते हैं और उन ठोस सबूतों पर गौर करते हैं जो इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, द्वारका की खोज कोई रातों रात नहीं हुई थी। ये दशकों लंबा सफर था। 1930 के दशक में सबसे पहले बेट द्वारका के पास कुछ बहुत ही प्राचीन मूर्तियां और अवशेष मिले थे। फिर आया 1983 का वो डीप सी डाइव, जिसने पुरातत्वविदों को गहरे सदमे में डाल दिया था। और इसके बाद 1982 से 1990 के बीच मशहूर अंडरवाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी डेडिकेटेड टीम ने एक बेहद लंबा और विस्तृत समुद्री मिशन चलाया। और इसी मिशन से वो अहम साक्ष्य बाहर आए जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जब डॉक्टर राव की टीम ने समुद्र के नीचे मिले उन विशाल पत्थरों और दीवारों की कार्बन डेटिंग की, मतलब वो साइंटिफिक तकनीक जिससे किसी भी पुरानी चीज की एकदम सटीक उम्र का पता लगाया जाता है, तो जो नतीजे आए ना, उन्होंने दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान कर दिया। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत के ग्रंथों में दी गई खगोलीय स्थितियों के आधार पर कैलकुलेट किया था कि महाभारत का युद्ध लगभग 3112 BC के आसपास हुआ था। और कार्बन डेटिंग ने बिल्कुल सटीक तौर पर यह साबित कर दिया कि समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए वो अवशेष ठीक उसी कालखंड के हैं। यानी विज्ञान और ग्रंथ दोनों बिल्कुल एक ही समय की ओर इशारा कर रहे थे। तो जो सबसे क्रूशल पॉइंट यहां निकल कर आता है वो ये है, इसे अल्टीमेट प्रूफ कह सकते हैं। जब आज के मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समुद्र के नीचे फैले उस पूरे शहरी ढांचे का एरिया मापा, तो वो मेजरमेंट बिल्कुल 153.6 किलोमीटर निकला। और याद है श्रीमद् भागवत पुराण में क्या लिखा था? समुद्र देव ने द्वारका बसाने के लिए 12 योजन जमीन दी थी, और 12 योजन का अगर सटीक गणितीय अनुवाद करें तो वो 153.6 किलोमीटर ही होता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया गणित और आज के मॉडर्न ज्योग्राफिकल मेजरमेंट के बीच ऐसा परफेक्ट मैच सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर द्वारका का ये मिथक असलियत है, जिसे आज का विज्ञान, कार्बन डेटिंग और भूगोल भी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस विशाल और गहरे समुद्र के अंधेरे में ऐसे कितने और प्राचीन रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास और मिथक के बीच की ये लकीर जब इतने साफ तरीके से मिट सकती है, तो भविष्य में और क्या-क्या सामने आना बाकी है। इसी एक गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। ये जानकारी वाकई हमारे इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देती है।